आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज क्रिसमस की धूम चारों ओर थी। पूरा गांव दुल्हन की तरह सजा हुआ था। उस बूढ़ी भिखारिन ने अपने शाम होने से पहले पहले अनाउंसमेंट करवा दिया कि आज आसपास के जितने भी गांव हैं, किसी भी गांव में कोई खाना नहीं बनाएगा। और उस गांव के ब्लॉक से जुड़े छोटे छोटे शहर के डॉक्टर, वकील, पुलिस, पोस्टमैन और अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी निमंत्रण दे दिया गया था। क्रिसमस की धूम थी, इसलिए क्रिसमस मनाने के लिए सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। उतनी बड़ी पार्टी का आयोजन कौन था, किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन हाँ, पार्टी देखने से ऐसी लग रही थी जैसे पानी की तरह पैसा बहाया गया है। पार्टी को देखकर सभी की आंखें चौंधिया गई थीं। जो भी उस पार्टी की चकाचौंध देखता, बस देखता ही रह जाता। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती, मुंह खुला का खुला ही रह जाता। चारों तरफ उस पार्टी की सजावट की चर्चा हो रही थी। उस पार्टी की चर्चा सुनकर माया और उसका पति तो फूले ही नहीं समा रहे थे। उन्होंने तो कभी इतनी शानदार पार्टी देखी ही नहीं थी। वो तो उस पार्टी की सजावट देखकर देखते ही रह गई। उसके तो आंखें और मुंह खुले के खुले ही रह गए। अब आई बारी उस शानदार पार्टी के मुख्य अतिथि के नाम अनाउंस करने की। तो नाम अनाउंस किया गया सरोज जी का। सरोज नाम सुनकर माया को एक बार तो धक्का सा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, अरे वो भिकारन बुढ़िया यहाँ कैसे आ सकती है। वो तो कब की मर खप गई होगी। और मन ही मन खुश होने लगी। लेकिन जब उस पार्टी के आयोजन और इतनी बड़ी सफलता पाने के पीछे कहानी के बारे में चंद शब्द कहने के लिए जैसे ही रुचि मैडम ने नाम लिया, तो माया और उसका पति के तो होश ही उड़ गए। वो उन्हें देखकर थर थर कांपने लगी। आखिर कौन थी वो भिखारिन बुढ़िया जिसने ये 300 करोड़ की पार्टी दी थी। आखिर क्या थी सच्चाई उस भिखारिन बूढ़ी औरत की, जिसको स्टेज पर देखकर पुलिस और जज भी उनके पैर पकड़कर रोने लगे। आखिर क्यों? ये जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अम्मा जी, ओ अम्मा जी, आज मम्मी ने हमारे घर आपको बुलाया है, ज़रूर आना, भूलना मत। कहते हुआ 8 वर्षीय राहुल बूढ़ी अम्मा, जो रोज ही गांव के चबूतरे पे आकर बैठी रहती थी, उन्हें जाकर न्योता देकर चला गया। बूढ़ी अम्मा अपनी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे राहुल के घर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा समारोह होने वाला था। लेकिन बूढ़ी अम्मा को इतने बड़े समारोह से क्या लेना देना था। उन्हें तो सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए था, चाहे रूखा सूखा हुई हो या 56 भोग, बस पेट भरने से मतलब था। उनकी सूनी आंखों में एक अजीब सा सोनापन दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे वो कई दिनों से किसी का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन शायद उनके इंतज़ार की घड़ी की अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। वो राहुल के घर जाकर एक कोने में बैठ गई। अम्मा को वहाँ बैठे देखकर करीब 2 घंटे हो गए। तब उसे समारोह में आए एक मेहमान ने जाकर राहुल की दादी उमा जी को बताया कि कोई बूढ़ी अम्मा करीब 2 घंटे से एक ही जगह पर बैठी हुई हैं। वो किस लिए आई हैं, जरा जाकर तो पूछ। जाकर राहुल की दादी उमा जी को बताया कि कोई बूढ़ी अम्मा करीब 2 घंटे से एक ही जगह पर बैठी हुई किसी का इंतजार कर रही हैं। अचानक उमा जी को याद आया कि अरे, मैं तो भूल ही गई कि मैंने सरोज ताई को बुलावा भेजा था। बेचारी कब से मेरा इंतजार कर रही होंगी। कहकर वो जल्दी जल्दी सबसे पहले भंडार कक्ष में गई और उनके लिए भोजन की सुंदर सी थाली सजा कर लाई और उनसे माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ करना ताई जी, घर में काम अधिक होने की वजह से मैं आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। अम्मा जी ने दोनों हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया और उमा जी ने सबसे पहले उनके हाथ धुलवाए और उन्हें भोजन करवाया। अम्मा जी तो भूख तो इतनी जोर की लगी थी, इसलिए वो थोड़ी ही देर में पूरी थाली चट कर गईं। उमा जी ने उन्हें और खाने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। अब पानी पीकर अम्मा जी संतुष्ट हो गई। फिर अम्मा जी ने उमा जी से पूछा, ये समारोह किस लिए हो रहा है? तब उमा जी ने उन्हें बताया कि आज उनके पोते राहुल का जैन संस्कार है, इसलिए ब्राह्मणों का भोजन रखा गया है। साथ साथ गाँव के सभी हितैषी लोग भोजनों के लिए भी बुलाए गए हैं। अम्मा जी ने राहुल को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और वो वहाँ से चली गई। अम्मा जी
कहाँ से आई है और कहाँ रहती है किसी को भी नहीं पता था, लेकिन इतना ज़रूर था कि अम्मा जी रोज़ वह गांव के चबूतरे पर आकर ज़रूर बैठा करती थी। शायद वो वहाँ बैठकर किसी का इंतज़ार करती थी। गांव के कई लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। रहते हैं ना, खाने वाले का नाम दाने दाने में लिखा होता, बस यही था अम्मा जी के साथ भी। अम्मा जी, जिनका नाम सरोज है, केवल राहुल की दादी ही जानती थी, क्योंकि एक दिन अम्मा जी ने अपनी आप बीती सिर्फ उमा जी को ही बताया था, क्योंकि उमा जी ने बात ही कुछ ऐसी कर दी थी जो अम्मा जी के बचपन से संबंधित थी। बस फिर क्या था, अम्मा जी बह गई अपनी भावनाओं में और अपने आप बीती उन्हें बता दी, क्योंकि उमा जी की उम्र भी अम्मा जी के उम्र के कुछ ही वर्ष कम थी। लगभग वे दोनों हम उम्र की थीं। इसलिए एक दिन उमा जी ने कहा कि जब भी स्कूल से वापस आते हैं तब उन्हें पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, तो वे अपने घर के पीछे लगे इमली के पेड़ से कभी इमली तोड़ते थे तो कभी आम के पेड़ से आम तोड़ते थे। घर वाले आवाज़ लगाए तो चुपके से अपने पढ़ाई करने वाले कमरे में चले जाते थे, जिससे घर वालों को लगता कि अरे बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, और वो चुपचाप चले जाते थे। और हम सभी बहन भाई उनके जाने के बाद खूब हंसते थे। बस फिर क्या था, फिर अम्मा जी ने भी बता दिया, हाँ हाँ उमा बहन, हम लोग भी अपने स्कूल से आकर स्कूल बैग घर में रखते और अपने चाचा के घर जाकर अमरूद के पेड़ पर चढ़ जाते थे, और अगर दादा या दादी हमें देख लेते तो हम वहीं छुपने की कोशिश करते, और अगर चाची हमारे बारे में बताती तो उन्हें पके पके अमरूद देकर उनका मुंह बंद करवा देते। इस प्रकार हम लोग भी खूब मस्ती किया करते थे। चाची के घर में चाची के दूर के रिश्तेदार का बेटा पढ़ने आया था। वो मुझसे 5 साल बड़ा था। उसका नाम मनोज था और उसके छोटे भाई का नाम गौरव था। उसके माँ बाप मर गए थे। एक भाई चाची के घर तो दूसरा भाई चाची के बहन के घर पर रहकर पढ़ाई करते थे। हम भी उनके साथ स्कूल जाया करते थे। मनोज हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखता था। तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतनी समझ नहीं थी कि वो मेरा इतना ध्यान क्यों रखता था, लेकिन हाँ, उसका साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। हम सभी भाई बहन बड़े हुए तो किसी ने घर से कॉलेज जाना शुरू किया, तो किसी ने घर से दूर शहर में जाकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, लेकिन मैं घर से ही कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। मनोज भी मेरे साथ ही कॉलेज जाता था, क्योंकि मेरे चाचा अपने बच्चों को तो शहर में रखकर पढ़ाते थे, लेकिन मनोज को घर का काम करवाते, उसके बाद कॉलेज भेजते। इस प्रकार मैं और मनोज भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, और बीच मनोज में कई बार ऐसा जताया कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो खुलकर कह नहीं पाया, क्योंकि वो ठहरा एक नौकर और मैं मालिक की बेटी। इसलिए वो संकोच करता था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो खुलकर कह नहीं पाया। लेकिन एक दिन पापा ने मुझे बताया कि पास के ही गांव में एक जमींदार का लड़का, उनकी बहुत ज़मीन है, 24 घंटे नौकर चाकर उनके घर में लगे रहते हैं। वो ज़मींदार अपने लड़के के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहा है, लेकिन उनका लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जब मैं इसका विरोध किया तो कॉलेज पढ़ी हूँ, वो 12वीं पास भी नहीं है, तो फिर ये रिश्ता कैसे हो सकता है पापा। तब पापा ने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिए। मैंने भी मन में ठान लिया कि ऐसे अनपढ़ के साथ शादी कभी नहीं करूँगी, और ये बात मनोज को बताई तो उसने उस जमींदार के लड़के के बारे में पता लगाया, तो पता चला कि वो एक नंबर का शराबी, जुआरी और चरित्रहीन भी है। जब मैं ये बात अपने पापा को बताई तो उन्होंने ये कहकर मेरी बात को काट दिया, मनोज अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठ बोल रहा है, जबकि उसके पहले तक मनोज ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन जब पापा ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया तो मैंने भी मन में ठान लिया कि अब तो मैं शादी करूँगी तो सिर्फ मनोज से ही। मैंने मनोज से कहा, अगर मुझे जिंदा देखना है तो खेत में बने कुएं के पास आ जाना। मनोज घबरा कर आया और कहीं मेरी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है। वो सबसे पहले मेरे माथे को छूकर, मेरे गर्दन को, फिर हाथ को छूकर देखने लगा और घबराहट में पूछा, सरोज क्या हुआ तुम्हें? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और ऐसा क्यों कहा? तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? उसने एक ही सांस में इतने सारे प्रश्न कर डाले। मैं उसे आश्चर्य से देखती रह गई कि इसे मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन मेरे माँ बाप को इसका प्यार ज़रा भी नज़र नहीं आता। और वो शराबी जुआरी जो अमीर तो है,
जिसे मान मर्यादा की कोई फिक्र ही नहीं है, वो अच्छा लगता है। मैंने उससे कहा, मनोज क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मनोज हकलाता हुआ बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो सरोज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसने अपनी नज़रें झुका ली। मैंने उसके कान खींचे और कहा, बुद्धू, झूठे कहीं के, बोलना नहीं आता तो झूठ क्यों बोलते हो? और जब तुम्हारे दिल वाले दुल्हनिया कोई और ले जाएगा तब सोचना और तब बोलना। याद रखना बच्चों, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब मनोज की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सरोज, तुम हो मालिक की बेटी और मैं ठहरा नौकर। अगर ये बात मैं तुमसे कहता तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती। और तुम्हारे पापा ने कल ही मुझसे हिदायत दी थी कि अगर मैं तुमसे और अधिक मेल जोल रखा तो वो मुझे यहाँ से धक्के मारकर भगा देंगे। इसलिए मैं तुमसे ये सब कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मनोज की बातें सुनकर एक पल के लिए तो मैंने भी हिम्मत हार दी थी, लेकिन दूसरे पल मैंने मनोज से कहा, मनोज क्या तुम मेरा जिंदगी भर साथ दोगे? मनोज ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और मैंने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और हम दोनों चले गए मेरे पापा के पास। और मैंने पापा से कह दिया कि पापा, उस शराबी से शादी करने से अच्छा तो मैं अपने प्राण ही त्याग दूँ या फिर इस नौकर से ही शादी कर लूँ जिसे आपने धमकी दी थी यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालने की या जान से मार देने की। क्या आप इसे धक्के मारकर बाहर निकालेंगे पापा? हम खुद ही आप लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। इतना कहकर मैं मनोज को लेकर निकल पड़ी अपनी नई दुनिया बसाने। अब हम दोनों कोर्ट मैरिज कर ली, मंदिर में जाकर शादी भी कर ली। मनोज पढ़ा लिखा तो था, इसलिए उसे आयकर विभाग में नौकरी मिल गई। मनोज की तनख्वाह इतनी बड़ी थी कि मुझे नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हमारी गृहस्थी बहुत ही खुशहाल थी। कुछ दिनों बाद हमारे घर में एक नन्ही परी ने जन्म लिया। उसका नाम हमने रुचि रखा। रुचि देखने में बहुत ही प्यारी थी। उसे जिसने भी एक बार देखा समझो कि वो उसका मन मोह लेती थी। अब रुचि धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मनोज ने मेरे लिए बहुत सारे सोने चांदी और हीरे के गहने बनवाए थे। हमारे परिवार में रुचि के आ जाने से हमारी दुनिया ही बदल गई थी। चारों तरफ आनंद ही आनंद था। लेकिन ये आनंद और खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। रुचि जब 10वीं कक्षा में थी तब मनोज का एक्सीडेंट हो गया। सरकारी अस्पताल में उनका बॉडी लेकर जाए गए। इतना सुनते ही मुझे तो 3 दिनों तक होश ही नहीं रहा। रुचि भी बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थी, इसलिए उसने अपने चाचा गौरव को फ़ोन लगाया। गौरव अपनी पत्नी माया के साथ हमारे घर आया। गौरव ने मनोज के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए इधर उधर भाग दौड़ की और माया ने मेरे जितने गहने और रुपए पैसे थे सारे अपने कब्जे में ले लिए। उसे हमारे दुख से कोई लेना नहीं था। रुचि भी मेरे पास ही रोती बैठी रही। उधर माया ने अपना हाथ साफ कर लिया। लोकलाज को देखते हुए और रुचि की जिम्मेदारी अब तुमको उठानी पड़ेगी। समाज के दबाव में आकर गौरव को मजबूरन हाँ करना पड़ा। माया तो मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो अब तो उसे मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। गौरव ने मनोज की 13वीं के बाद बेमन से मुझे और मेरी बेटी रुचि को अपने घर ले गया और हम दोनों माँ बेटी को घर के पीछे बने एक छोटे से कमरे में, जहाँ पे लोग कबाड़ का सामान रखते थे, वहाँ रहने के लिए हम दोनों माँ बेटी को उस कबाड़ में रहने के लिए दे दिया। हम दिन भर रो रो कर उस कमरे की साफ सफाई करके उसमें रहने लायक स्थान बनाया। अब क्या था, माया बहुत बड़े घर से आई थी तो उसके तो पहले से ही भाव बढ़े हुए थे। वो अमीर बाप की बेटी है। अब हम दोनों माँ बेटी को बेसहारा समझकर हम पर हुक्म चलाने लगी। सुबह होते ही वो कहती, अरे ओ महारानियों, नींद खुली या नहीं कि पानी लाकर डाल दूँ तुम दोनों माँ बेटी के ऊपर। जबकि उसके उठने से पहले ही मैं उठ जाया करती थी ताकि मेरी बेटी को आराम मिल सके। लेकिन वो नागिन मेरी बेटी को सोता देख या तो कभी उसके बाल पकड़कर उठा देती या कभी उसके मुंह पर पानी डाल देती थी। इसलिए रुचि भी मेरे साथ ही उठ जाया करती थी, जबकि उसके बच्चे आराम से 8 बजे तक उठते थे। और कभी मुझे सुबह सुबह काम करते देख रही तो कहती, अरे भाभी, जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो ना, आप तो ऐसे काम कर रही हो जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। और आपकी महारानी बेटी तो, उसकी तो नींद खुली या नहीं, ज़रूर चादर तान कर सो रही होगी। जाओ जल्दी से उसे उठाओ, वरना जानती हो ना मैं अगर उठाने गई तो क्या होगा।
तभी रुचि बाहर आंगन का झाड़ू लगाकर चहकते हुए बोली, माँ, मैंने आंगन को झाड़ू लगा दिया है। तभी मैंने कहा, देख लिया, मेरी बेटी सोई नहीं है बल्कि काम कर रही है। हाँ ठीक है, तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान कर रही है, कहकर वहाँ से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद वो किचन में आई और बोली, बाप रे बाप भाभी, एक बात बताओ, जेठ जी के मरने के पहले आप लोग काम बिल्कुल भी नहीं करते थे क्या? सारा काम उन्हीं से करवाते थे जो अभी तक नाश्ता नहीं बना है। जल्दी से नाश्ता बनाइए, मेरे बच्चों के स्कूल जाने का समय हो रहा है। मेरे बच्चों के लिए स्कूल बस आती होगी, आपकी बेटी की तरह नहीं, घोड़ी की तरह कूद फांद कर चली जाए। चलिए जल्दी से बच्चों का टिफ़िन पैक करके उनके बैग में डाल दीजिए। आपका क्या है, मुझे तो सबके बारे में सोचना पड़ता है, कहकर वो वहाँ से चली गई। माया की बातें सुनकर रुचि का खून खौल जाता था, लेकिन मैं उसे शांत करवा देती थी। माया हमेशा ताने मारती, मैं और गौरव हम दोनों, अब दोनों माँ बेटी के लिए कितना करते हैं। हम नहीं होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तुम तो सड़क पर भीख मांगते फिरते। जब मैं रुचि को थोड़ी देर सोने के लिए कहती कि वो भी तो बच्ची है, जैसे तुम्हारे बच्चे हैं वैसे ही मेरी रुचि भी है। दिन भर स्कूल में, फिर घर के काम में, फिर पढ़ाई करके थक जाती है, तो उसे भी थोड़ा आराम करने दिया करो। तो वो अजीब जवाब देती, देखो भाभी, तुम्हारी बेटी के बराबरी मेरे बच्चों के साथ मत किया करो, क्योंकि उनका बाप अभी जिंदा है और ये लड़की अभागिन है जो अपने बाप को ही खा गई। और आप सीधी तो ऐसे बन रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके देवर आपसे कब से कह रहे हैं कि भाई साहब ने जो फिक्स में पैसे जमा किए थे उस पर साइन कर दो, लेकिन मजाल है कि टस से मस हो जाए। मैं सब समझती हूँ, ये आपकी और आपकी पढ़ी लिखी होशियार बेटी की चालाकी है, तो हम लोग आप दोनों के ऊपर दया क्यों करें। अब जल्दी जल्दी काम निपटाइए और खेतों में भी काम पर जाना है। रुचि ने जब ये सब सुना तो वो बोली, मम्मी, आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, और चलिए मैं किचन में आपकी मदद कर देती हूँ, और आप खेतों में बिल्कुल भी नहीं जाना, वरना आपके घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। सारे काम हो जाने के बाद थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लेना, वरना घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा तो यहाँ दवाई देने वाला भी कोई नहीं है, समझी कि नहीं। कहते हुए मेरे गले से लग गई। रुचि के प्यार के कारण ही मुझे साहस मिलता था, इसलिए मैं सारी तकलीफ सहन करने को तैयार थी। रुचि की आंखें भी मेरी तकलीफ को देखकर भर आईं। उसने चुपचाप अपने आंसू पूछे और अपने काम में लग गई। मेरा भी कुछ वैसा ही हाल था, लेकिन हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के सामने रोकर नहीं दिखाते थे। मैं बस उसे यही साहस देती, बेटा तुम मेरे लिए परेशान मत हो, तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। भगवान ने हमारी किस्मत में दुख लिख दिया है तो उसे तो काटना ही होगा। काश तुम्हारे पापा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। रुचि मुझसे हमेशा यही सवाल करती रहती, माँ जब हम दोनों इतना काम कर रहे हैं तो क्या एक दूसरे के लिए काफ़ी नहीं थे जो चाची के पास आ गए। हम अलग रहकर भी तो खुश रह सकते थे ना। अब मैं उसे कैसे समझाती कि एक अकेली औरत जो एक जवान बेटी के साथ रह रही हो तो समाज और रिश्तेदारी का क्या दबाव होता है। मेरी तो उम्र हो गई थी, लेकिन मेरी बेटी तो जवान थी। मुझे लगा उसके सिर पर उसके चाचा का हाथ होगा तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। बस यही सोचकर हम दोनों माँ बेटी उनके पास रहने चले गए। बस मेरी भगवान ने एक ही विनती है कि मेरी बेटी अच्छी नौकरी कर ले और इतनी सक्षम हो जाए कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े। बस मैं समझूंगी मेरी तपस्या सफल हो गई। कैसी तपस्या ताई, उमा जी ने आश्चर्य से पूछा। तब सरोज ने, नेहा जब मेरी बेटी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसे मुंबई जैसे शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। वो इस खुशी को परिवार में सभी के साथ बांटना चाहती थी, मगर उसी दिन उसकी चाची ने देखा। रुचि ने मेरे लिए पोहा बना कर लाई और मेरे हाथ में थमा दिया और अपने लिए निकाल ही रही थी, कितने में ही माया भी बाहर से घूम कर आई। उसने देखा कि हम दोनों माँ बेटी पोहा खा रहे हैं तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने गुस्से में भड़कते हुए कहा, हे भगवान, इन माँ बेटी का पेट है या कुआं, कभी भरता ही नहीं है। अरे अभी मेरे पति जो अकेले कमाने वाले हैं उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैंने जो दिन भर इधर उधर दौड़ भाग करती रहती हूँ कुछ भी नहीं खाया। और घर पर आराम फरमाने वाली
इन महारानियों को देख लो कैसे मुफ्त में दूसरों का माल उड़ाए जा रही हैं। कहते हुए उसने मेरे हाथ के पोहे की प्लेट छीन ली और रुचि को बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहा, ए लड़की, खबरदार, जो तुमने हमसे पहले पोहा खाया तो पहले हमें भरपेट पोहा खा लेने दो, फिर जो बचेगा उसे खा लेना। दोनों माँ बेटी। रुचि गिड़गिड़ाती हुई बोली, चाची, मुझे भले ही खाने के लिए मत दीजिए, लेकिन माँ को दे दीजिए, क्योंकि उनको दवाई भी खानी है, वरना उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी, तो घर के काम कौन करेगा। माया उस पर भड़कती बोली, क्यों रे छोरी, तुम्हारी सभी चीज़ों का ठेका हमने ले रखा है क्या। तेरी माँ मरे या जिए, मुझे उससे क्या। नाश्ता तो पहले मैं और तेरे चाचा ही करेंगे, उसके बाद ही तुम लोग करना, वरना सोच लो बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ला, सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है। अपनी चाची की बात सुनकर रुचि को गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने उसे शांत करवा दिया कि बेटा, कुछ ही दिनों की बात है, तुम पढ़ लिख कर इतनी काबिल हो जाओ कि उनके हर एक बात का जवाब दे सको। तब बड़े ही मुश्किल से रुचि शांत हुई। रुचि अब बड़ी हो गई और बात बात पर अपनी चाची को जवाब देने लगी, तो माया ने सोचा, क्यों ना इस लड़की की शादी करके इसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि वो मुझसे दिन रात आराम से काम ले सके। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि रुचि को बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। इसलिए उसने अपने रिश्तेदार का एक लड़का, जो निहायत ही बदतमीज और शराबी था, जिसे शराब पीने के बाद ये भी होश नहीं रहता था कि कौन उसकी माँ है और कौन सा उसका घर है, उसके लिए मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आई, ताकि वो हमेशा उसके लात जूते खाती रहे और उस पर उसके अत्याचार सहती रहे। लेकिन जब इस बात का मुझे पता चला तो मैंने उसका विरोध किया, और रुचि को तो ये सब कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो तब शादी की नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने शादी के लिए ही मना कर दिया। अब माया ने देखा कि दोनों माँ बेटी उसकी मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं, तो उसने सोचा रुचि को ही रास्ते से हटा दिया जाए, तो ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। उसने एक आदमी को फ़ोन लगाया। इत्तेफाक से उसकी सारी बातें मैंने सुन ली। उसने कहा, अगर तुमने इस लड़की को जान से मार दिया तो 5 लाख रुपए दूंगी। तभी उधर से वो आदमी बोला, क्या मैडम, इतने बड़े काम के लिए सिर्फ 5 लाख? आपको पता भी है अगर पकड़े गए तो आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। मैं तो इस काम के लिए 10 लाख रुपए लूँगा। माया खुशी खुशी मान गई और उसने उसी समय रुचि की 2-3 फोटोज आदमी को भेज दी। ये सब वो मोबाइल स्पीकर में करके बातें कर रही थी, क्योंकि उस समय उसने मुझे बाजार भेज दिया था और रुचि कॉलेज के काम से बाहर गई थी। घर पर कोई नहीं था, लेकिन मैं बाजार से इसलिए जल्दी आ गई क्योंकि एक सब्जी वाला जो हमेशा बाजार में दुकान लगाता था, वो मुझे रास्ते में ही मिल गया था। इसलिए मुझे बाजार जाना ही नहीं पड़ा और मैं जल्दी ही घर वापस आ गई। मैं जब माया की ये नीच हरकत देखी तो मेरे तो पैरों तले से ये ज़मीन खिसक गई। मैं जल्दी जल्दी घर से बाहर निकली। मेरे पास जितने पैसे थे उन्हें पकड़ी और रुचि को वो सारी बातें बताईं और उसे दोबारा घर आने से मना कर दिया। उस रात वो अपनी एक सहेली के घर रुकी। मैंने उसके सारे डॉक्यूमेंट चुपचाप ले जाकर उसे दे दिए और वो वहीं से मुंबई चली गई। उधर उस आदमी ने उसकी रात एक लड़की, जो मेरी बेटी रुचि ने जिस रंग की ड्रेस पहनी थी, बस उसे रुचि समझकर उस लड़की को जान से मार दिया और उसकी फ़ोटो माया के मोबाइल में भेज दिया। और ऐसा दिखाया गया कि सड़क दुर्घटना में वो लड़की मारी गई। माया ने इस बात की सूचना सबसे पहले मुझे दी, फिर गौरव को दी। मैं तो रोती हुई घर पर ही रही और वो दोनों पुलिस थाने जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया और आनंद फानन में उसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करवा दिया गया। 13 दिनों के बाद उसकी 13वीं का कार्यक्रम भी कर दिया गया। मैं रोती रह गई। हाय रे ज़माना, चंद पैसों के लिए लालच में इंसान क्या से क्या नहीं कर जाता। ये सोच सोच कर मुझे रोना आता था, क्योंकि मेरी रुचि कभी कभी दबी जुबान में अपने चाची से मेरे गहने जेवर और फिक्स में जो रुपए थे उनके बारे में जिक्र कर देती थी। इसलिए उसे डर हो गया था कि रुचि आगे चलकर उन सब का हिसाब ना मांगने लग जाए। बस इसलिए उसने ये सारा प्रपंच रचा था। अब रुचि के ना रहने से माया तो बेखौफ हो गई थी। अब वो खुलेआम मुझ पर अत्याचार करने लगी। वो अजीब नहीं, वो मुझ पर हाथ भी उठा देती थी, लेकिन मैं बस अपनी बेटी के वापस आने के इंतज़ार में
उसके जुर्म सहती रही, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन माया ने मेरे बीमार होने का फ़ायदा उठाया। मैं करीब 10 दिनों बीमार थी। मुझे रोज ही बुखार आ रहा था, जिसके कारण मुझे बहुत कमज़ोरी हो गई थी और जैसे ही बिस्तर से उठती मुझे चक्कर आने लगते थे। इसलिए मैं घर के काम भी नहीं कर पा रही थी। अब माया को मुझे देखकर चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि तब मैं काम करने के लायक नहीं थी, तो उसे ही घर के काम करने पड़ते थे। इसलिए उसने मुझे भी अपने रास्ते से हटाने की सोची और उसने तिलगम लगाया कि क्यों ना चाय में ही नशे की दवा मिला दी जाए। किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा और उसका काम भी बन जाएगा। पता नहीं वो रोज ही चाय में ऐसा क्या मिलाती थी जिसे पीकर मैं सिर्फ सोती ही सोती रहती थी। 24 घंटे में कभी कभी मेरी नींद खुलती थी, वरना मैं सोती ही रहती। इसलिए मेरा दिमाग तो काम करना ही बंद कर दिया था। एक दिन जब मेरी नींद खुली तो मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी। मैं पानी लेने रसोई में जा ही रही थी कि मुझे माँ के बोलने की आवाज़ आई। अब तो बुढ़िया काम तमाम हो ही जाएगा, अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर इसे भी उसकी बेटी की तरह हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और किसी अजनबी आदमी के साथ हंस पड़े। मैंने उस समय रसोई में जाना ठीक नहीं समझा और दबे पांव चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। जब माया मेरे कमरे में चाय रखने आई तो मैं भी नींद खुलने का नाटक करने लगी, क्योंकि मैं रोज ही बस नींद खुलती थी, चाय पीती और चुपचाप फिर से सो जाया करती थी। लेकिन उस दिन मैंने उस चाय को पिया नहीं, बल्कि बाहर जाकर फेंक दिया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। माया आई और चाय का कप उठाकर ले गई। सभी लोग जब दोपहर में आराम कर रहे थे तब मैं धीरे से उठी और अपने घर से बाहर गई। धीरे धीरे चलते चलते एक तंबू के पास जाकर चक्कर आया तो वहीं बेहोश होकर गिर गई। उस तंबू में 2 बूढ़े बुढ़िया रहते थे। वे बहुत ही गरीब और नेक दिल इंसान थे। उन्होंने मेरी बहुत सेवा की और मेरे होश में आने तक मेरे हाथ पैर के तलवों में मालिश किया, पानी पिलाया। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे गर्मा गर्म चाय पीने के लिए दिया। मुझे तब चाय से नफरत सी होने लगी थी और डर भी लगने लगा था, इसलिए मैं चाय को नहीं पी। तब उन्होंने मुझे फल काट कर खिलाया। अब मैं वहीं रहने लगी। वे दोनों बुजुर्ग रोज सड़क पर भीख मांग कर लाते और मैं वहाँ की साफ सफाई करके उन्हें खाना बनाकर खिलाती। लेकिन एक दिन वे दोनों बुजुर्ग दंपत्ति कहाँ गए पता ही नहीं चला। तब से मैं उनका इंतज़ार ही कर रही हूँ। उसके बाद से मैं इस गांव में आकर इस चबूतरे पर बैठने लगी, क्योंकि आखिरी बार मेरी बेटी ने मुझे इसी चबूतरे पर बैठकर अपना इंतज़ार करने के लिए कहा था। अम्मा जी आपकी कहानी सुनाते सुनाते कितनी बार रोई थी। उनके साथ साथ उमा जी भी रो पड़ती थी। अम्मा जी गांव में किसी के घर में छोटा मोटा काम कर दिया करती थी। बदले में गांव के लोग अम्मा जी को थोड़ा खाना दे दिया करते थे और अम्मा जी अपने तंबू में जाकर सो जाया करती थी। रुचि जिस दिन अपना करियर बनाने शहर गई हुई थी, वह उसी गांव के चबूतरे पर अपनी माँ सरोज जी को बैठा कर गई थी। इसलिए सरोज जी उसी दिन से वहीं पर बैठी अपनी बेटी का इंतज़ार करती रहती थी, लेकिन वो बोलकर किसे नहीं कहती कि वो किसका इंतज़ार करती हैं। आज अम्मा जी की तपस्या भी पूरी होने वाली थी, क्योंकि वो शुभ दिन भी आ गया था जब उसकी बेटी के शुभ कदम अपनी माँ की आशा रूपी चादर पर पड़ने वाले थे। रुचि जैसे ही ट्रेन से उतरी, उसके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग थे। उसने अपनी माँ के लिए नई नई साड़ियाँ, चप्पल, उनके मनपसंद मिठाइयाँ और भी एक से बढ़कर एक अपनी माँ को खुश करने के लिए सामान लाई थी। आज रुचि अपनी माँ के चरणों में वो सारी खुशियाँ लाकर डाल देना चाहती थी, जिसे एक एक चीज़ के लिए उसकी माँ ने उसके लिए कुर्बानियाँ दी थीं। वो जल्दी से अपने सारे बैग समेटे और जल्दी उसी चबूतरे के पास जहाँ उसकी माँ उसे मिलने वाली थी। उस दिन क्रिसमस की धूम चारों ओर थी। पूरा गांव दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रुचि अपने गांव की सजावट को देखकर बहुत खुश थी। उसने एक तिलगम लगाया, क्यों ना आज ही एक बहुत ही शानदार पार्टी का आयोजन किया जाए, जिसमें गांव के सभी लोगों को मुफ्त में भंडारा खिलाया जाए, क्योंकि इन्हीं गांव वालों की वजह से ही तो उसकी माँ आज तक जीवित थी। उसने तुरंत एक केयरटेकर से संपर्क किया और पैसों के सामने तो सारे काम तुरंत ही हो जाते हैं। शाम होने से पहले पहले उसने अनाउंसमेंट करवा दिया कि आज आसपास के जितने भी गांव हैं, किसी भी गांव में कोई खाना नहीं बनाएगा और उस गांव के ब्लॉक से जुड़े छोटे बड़े शहर के डॉक्टर, वकील, पुलिस स्टेशन
पुलिस, पोस्टमैन और अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी निमंत्रण दे दिया गया था। क्रिसमस की धूम थी, इसलिए क्रिसमस मनाने के लिए सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए थे। उतनी बड़ी पार्टी का आयोजक कौन था, किसी को भी नहीं मालूम था, लेकिन हाँ, पार्टी देखने से ऐसे लग रहा था जैसे पैसा पानी की तरह बहाया गया हो। पार्टी को देखकर सबकी आंखें चौंधी आ गई थी। जो भी उस पार्टी की चकाचौंध देखता, बस देखता ही रह जाता। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती और मुंह तो बिल्कुल खुला ही रह जाता। चारों तरफ उस पार्टी की सजावट की चर्चा हो रही थी। उस पार्टी की चर्चा सुनकर रुचि के चाचा चाची कहाँ अछूते रहने वाले थे, वो दोनों भी अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँच गए। माया ने तो कभी इतनी शानदार पार्टी देखी ही नहीं थी। वो तो उस पार्टी की सजावट देखकर देखते ही रह गई। उसके तो आंखें और मुंह खुले के खुले ही रह गए। अब आ बारी थी उस शानदार पार्टी के मुख्य अतिथि के नाम अनाउंस करने की। तो नाम अनाउंस किया गया सरोज जी का। सरोज नाम सुनकर माया को एक बार तो धक्का सा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, अरे वो बुढ़िया यहाँ कैसे आ सकती है, वो तो कब का मर खप गई होगी, और मन ही मन खुश होने लगी। लेकिन जब उस पार्टी के आयोजन और इतनी बड़ी सफलता पाने के पीछे कहानी के बारे में चंद शब्द कहने के लिए जैसे ही सरोज मैडम का नाम लिया गया, तो महेश के तो होश ही उड़ गए। वो देखकर थर थर कांपने लगी। पुलिस और जज भी उस पार्टी में शामिल थे। ये पुलिस वाला और जज सरोज जी के पति के दोस्त के बेटे थे। बचपन में ये दोनों सरोज जी के पास ही रहते थे और वहीं सोते थे, तो वो भी उनके अपने बेटों की तरह मानती थी। पर आज वो सरोज जी को देखा तो वो भी उनके पैर छूकर रोने लगे। सरोज जी ने भी उनको गले से लगा लिया। इतने वर्षों बाद उनके सामने और कामयाबी के इस पद पर देखकर सरोज जी की भी आंखें भर आई। तभी उनकी बेटी पूर्वी बोली, मम्मी देखो ना, रुचि दीदी स्टेज पर हैं और अम्मा जी भी हैं, चलिए ना उनसे मिलने चलते हैं। तभी उसका बेटा पारस आया और बोला, अरे मम्मी, आपने देखा क्या, रुचि दीदी स्टेज पर हैं, अभी अभी उनका नाम अनाउंस हुआ है और अम्मा जी भी वही हैं, चलिए ना उनके पास चलते हैं। तभी माया गिरते गिरते बची। उसके आसपास के लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने उसे पूछा, क्या हुआ बहन, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपको चक्कर आ रहे हैं? माया रुचि और सरोज जी की तरफ उंगली दिखाते बोली, भूत भूत। जब उसके आसपास के लोगों ने उसके मुंह से भूत सुना तो उन्होंने उससे पूछा, अब किसे भूत कह रही हैं? तब माया ने सभी को बताया कि ये लड़की तो आज से 3 साल पहले ही मर चुकी है। अरे हमने इसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है और इसकी माँ भी मर चुकी है। ये लोग इंसान नहीं भूत हैं। उसकी बातों पर यकीन करके धीरे धीरे करके बहुत से लोग वहाँ से डर के कारण भाग गए। इस बात का पता जब रुचि को पता चला तो वह सबसे पहले अपनी चाची को पकड़ कर लाई और बोली, जी हाँ, ये सच कह रही हैं, मैं इंसान नहीं, रुचि का भूत हूँ। और वहाँ खड़े सभी लोगों से कहा, क्या कोई भूत को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं? आप लोग ही बताइए। रुचि ने रिकॉर्डर चालू कर दिया। माया थर थर कांपते बोली, ये लड़की तो सच में रुचि का भूत ही है ना, क्योंकि मैं खुद तुझे 10 लाख देकर मरवाई थी और तेरे डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी किया। घर में तेरी भी की थी तेरी, और तेरी माँ जो हमेशा बीमार रहा करती थी, उसे मैं रोज चाय में नशे की दवाई डालकर पागल बना दी थी। एक दिन वो भी घर से भागकर कहाँ गई आज तक पता नहीं चला। और आज तुम दोनों माँ बेटी मुझसे बदला लेने आए हो ना? लगता है तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली। हाँ हाँ, मिलेगी भी कैसे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ के सारे सोने के गहने, चांदी, हीरे के मोती, सब फिक्स डिपॉजिट किए गए रुपए को जो चुपचाप हड़प लिए थे। इसलिए तुम्हारी माँ की आत्मा वहीं इस गहने जेवर और पैसे के आसपास भटकती रहेगी। और तुझे भी तेरी शादी से पहले ही मरवा दिया, इसलिए तेरी आत्मा भी भटक रही होगी। इसलिए आज क्रिसमस के दिन मैं तुम दोनों माँ बेटी की आत्मा की शांति के लिए ये कबूल करती हूँ कि हाँ, मैंने ही तुझे मरवाया था और तेरी माँ को पागल बनाकर घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया था। और अगर इतने से भी तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती होगी तो मैं एक बार वे सारे गहने जेवर तुम्हें दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें शांति मिल जाए। इतना कहकर उसने अपने पति गौरव से वे सारे गहने और फिक्स के पैसे लाने के लिए कहा ताकि उन भूतों से उसका पीछा छूट सके। रुचि अपनी चाची की बेबसी पर मन मन मुस्कुरा रही थी। वहीं सरोज जी को शर्म आ रही थी, ऐसे सरे माँ अपने घर की बेइज्जती होते हुए देखकर। लेकिन
उस बदतमीज़ माया को ही अपनी इज्जत का ध्यान नहीं था तो कोई दूसरा क्या ही कर सकता था। गौरव ने भी डर के कारण स्टेज सरोजी के सारे गहने और फिक्स डिपॉजिट के सारे पैसे स्टेज पर ला कर रख दिए। उनको ऐसा लग रहा था रुचि और सरोजी का भूत उन गहने जेवर और पैसों को देखकर उन्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे, क्योंकि भूत अपने पास उन सभी चीज़ों कहाँ लेकर जाएंगे और उन्हें तंग करना भी छोड़ देंगे। लेकिन अपनी माँ के गहने देखकर रुचि दहाड़े मारकर रो पड़ी। वहीं सरोजी भी अपनी बेटी रुचि को समझाते हुए उसी के साथ रो पड़ी और अपने सारे गहने जेवर और सारे पैसे समेट कर रख लिए। पुलिस वालों से रुचि ने निवेदन किया कि सर, जब इन्होंने सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो अब देरी किस बात की है, अरेस्ट कर लीजिए इन दोनों को। पुलिस वालों ने उनके बयान के अनुसार उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि रुचि ने मुंबई से आते ही सबसे पहले अपने चाचा चाची के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। रुचि का केस लेने के लिए एक से बढ़कर एक वकील तैयार थे। फिर रुचि का सहपाठी वीरेंद्र कश्यप वकील साहब ने उसका केस लड़ा और गौरव और माया को जेल की चक्की पीसनी पड़ी और उनके बच्चों को रुचि ने स्वयं पढ़ाया लिखाया और अपने जैसे बहादुर बनाया। गांव के सभी लोग रुचि और सरोजी के गुणगान करते नहीं थकते थे। अब तो गांव के लोगों को छोटे मोटे काम भी होते तो वो सरोजी से सलाह लेने आते और ऑनलाइन कुछ भी काम करवाना होता तो रुचि के पास आते। इस प्रकार रुचि बेटी होकर बेटों की तरह अपनी माँ और चचेरे भाई बहन की सेवा की। कुछ दिनों बाद सरोज ने अपनी बेटी की शादी उसी के पसंद के लड़के से कर दी, जो रुचि के परिवार के सभी लोग के दुख दर्द को समझता था।